जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 की संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हेडलाइन से। 11वें दिन भी जारी रही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। कर्मचारियों ने 5 मई को भोपाल घेराव कर आर पार की लड़ाई लड़ने की बनाई रणनीति। ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित। समलैंगिक विवाह कानून के विरोध में सनातन महासभा ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। समलैंगिकता को कानूनी रूप देने को बताया परंपराओं के खिलाफ। नेट बैंकिंग का अकाउंट से एक्सपायर होने के नाम पर युवक से की गई ऑनलाइन ठगी। 3 अलग अलग मामलों में 1,85,000 रुपए की हुई ऑनलाइन ठगी। वृत्ताकार खरीदी केंद्रों में किसानों का इंतजार कर रहे कर्मचारी। 25 मार्च से शुरू हुआ खरीदी कार्य, लेकिन अब तक एक भी किसान ने नहीं विक्रय किया अपनी उपज। नगर के वार्ड नंबर 10 में पक्की नाली और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से घरों में घुस रहा पानी। वर्षों से बनी हुई ये समस्या, नहीं हुआ अब तक कोई निराकरण। नगर पालिका सितंबर में ईडब्ल्यूएस मकान सौंपने के कर रहे खोखले दावे, लेकिन लक्ष्य भी कोसों दूर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत एक मकान भी नहीं हो पाया अब तक। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत बूढ़ी आईटीआई के पीछे बनाए जा रहे एलआईजी, एमआईजी और ईडब्ल्यूएस मकान अपने लक्ष्य से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। जहां पक्का आवास का सपना देख रहे सभी हितग्राहियों को अब 2024 के अंत तक उनके सपनों का मकान के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जहां एलआईजी, एमआईजी और ईडब्ल्यूएस मकानों की बिल्डिंग बनकर कंप्लीट होना तो दूर की बात, अब तक एक भी मकान पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हो पाए। इसके चलते अब इन मकानों के आवंटन की प्रक्रिया को 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। मतलब साफ है कि वर्ष 2024 के शुरुआती दौर तक सर्व सुविधा युक्त मकान बन पाना मुश्किल है। बावजूद इसके भी नगर पालिका सितंबर तक पूर्ण राशि जमा करने वाले हितग्राहियों को ईडब्ल्यूएस के मकानों का वितरण करने का खोखला दावा कर रही है, जो कि समझ से परे है। आपको बता दें कि बूढ़ी आईटीआई के पीछे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से ईडब्ल्यूएस के 468, एलआईजी के 72, वहीं एमआईजी के 96 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाकर देने का लक्ष्य वर्ष 2020 रखा गया था। लेकिन 6 वर्षों से चले आ रहे इस निर्माण कार्य में आज तक एक भी मकान पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ। अधूरी बिल्डिंग का निर्माण गुणवत्ता के साथ कराकर अन्य व्यवस्थाएं बनाने, सड़क, पानी, नाली, पावर हाउस, पानी की टंकी, बाउंड्री वाल, एंट्रेंस गेट, विद्युत व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सहित अन्य व्यवस्थाओं का कार्य शुरू तक नहीं किया गया। ऐसे में सितंबर माह में हितग्राहियों को मकान देने की बात किसी के गले नहीं उतर रही है। जब इस पूरे मामले को लेकर की गई औपचारिक चर्चा के दौरान नगर पालिका उपयंत्री स्वप्निल जैन ने बताया कि 55 करोड़ का प्रोजेक्ट बूढ़ी फिल्टर प्लांट के पास प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत चल रहा है। वर्ष 2017 से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 20 में कंप्लीट होना था और उसी वर्ष हितग्राहियों को उनके सपनों का आवास देना था। लेकिन 2019 में कोविड आ गया, फिर 2 वर्ष तक कोविड में चले गए। उसके बाद फिर से तेजी से काम शुरू किया गया। शासन से जो नगर पालिका के फंड को 13 करोड़ 8 लाख रुपए मिलना था, वह मिल चुका है। वर्तमान समय में बैंक प्रोसेस में टाइम लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हितग्राहियों का सिविल रिकॉर्ड कमज़ोर बता रहा है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द बैंक की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वहीं रोड, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था हो जाए। हमारा कार्य प्रगति पर है। सितंबर में ऐसे हितग्राही जिन्होंने पूरा पैसा जमा कर दिया है, उन्हें उनका आवास दे दिया जाएगा। अंबेडकर चौक व जयस्तंभ चौक में कतिया समाज की लगी फ्लैक्स होर्डिंग्स को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चुराए जाने की लिखित शिकायत कतिया समाज ने कोतवाली थाने में दर्ज कराकर शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। कतिया समाज के जिला अध्यक्ष दिनेश सोनेकर ने बताया कि 29 अप्रैल को भूरा भगत चौक में कतिया समाज के आराध्य संत शिरोमणि भूरा भगत जी की जयंती का कार्यक्रम
इस अवसर पर समाजी बंधु के द्वारा संत भूराज भगत जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। इसके प्रचार प्रसार के लिए अम्बेडकर चौक और जयस्तंभ चौक में 15x20 की फ्लैक्स होर्डिंग्स लगाई गई थी, जो 27 अप्रैल की रात्रि में किसी अज्ञात तत्व के द्वारा चोरी कर ली गई, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई। अभी 29 तारीख को इस भूरा भगत चौक में जो है भूरा भगत जी की जयंती के पावन अवसर पर भूरा भगत जी के प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं हम लोग। और इसी अनावरण कार्यक्रम के प्रचार प्रसार को लेकर जो है हमने फ्लैक्स लगवाया था जयस्तंभ चौक में और अम्बेडकर चौक में बाकायदा लगा हुआ था। वो 2-3 दिन से लगा हुआ था। कल शाम को भी जब हम यहाँ से काम करवाने के बाद जब घर जा रहे थे तो भी लगा हुआ था और 7 बजे का टाइम था लगभग। सुबह जब हम यहाँ पे काम करवाने आए तो देखते हैं कि जयस्तंभ चौक में हमारा फ्लैक्स नहीं है और बाकायदा पूरे फ्रेम सहित वहाँ से गायब था। फिर उसके बाद हम लोग अम्बेडकर चौक की तरफ गए। हम देखे कि वहाँ पर भी हमारा जो फ्लैक्स लगा हुआ था वो वहाँ पर भी नहीं था, वहाँ से भी पूरा का पूरा वो गायब था फ्रेम सहित। क्या था फ्रेम में? फ्रेम में जिला संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा जो है भूरा भगत जयंती को लेकर उसकी बधाइयाँ शुभकामनाएं संदेश था और कार्यक्रम में पधार रहे अतिथियों का स्वागत वंदन आदि से संबंधित जो है वो फ्लैक्स था। तो क्या है, कुछ लग रहा है कि कोई शक वगैरह लग रहा है क्या? जैसे अब मुझे तो ऐसा डाउट हो रहा है कि भाई दूसरे फ्लैक्स वहाँ लगे हुए हैं दोनों चौक में और हमारा ही जो फ्लैक्स है वो गायब है, तो कहीं ना कोई बात हो सकती है और किसी शरारती या असामाजिक तत्व ने जो है वो इस प्रकार की हरकत किया हो। क्या चाहते हैं तो आप लोग? तो हम इसकी शिकायत आज जो है वो पुलिस प्रशासन से किए हैं, महानिरीक्षक महोदय से किए हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय से किए हैं और टीआई साहब से किए हैं स्थानीय थाने में कि भाई इसकी जांच की जाए और कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगे हुए हैं, उसको देखकर जो है उसके आधार पर जो है जांच करके उचित जो है वो कार्रवाई। जिस प्रकार से आज के इस आधुनिक दुनिया में हम ऑनलाइन सुविधाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही इस आधुनिकीकरण के समय में साइबर ठगों के द्वारा इस ऑनलाइन सुविधा व आधुनिकीकरण का फायदा उठाते हुए आम जनमानस की गाढ़ी कमाई को साइबर ठगी के माध्यम से पल भर में ही बैंक खातों से राशि को ठग लिया जा रहा है। ऐसे ही 3 मामले बालाघाट कोतवाली के साइबर सेल में आए, जहां पर साइबर अपराध के द्वारा अनजान कॉल पर विश्वास करते हुए लिंक को क्लिक करते ही खाते से राशि गायब हो गई। आपको बता दें कि एक व्यक्ति के खाते से पल भर में 1,30,999 रुपए पार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक बालाघाट मुख्यालय का है, जिसने साइबर नोडल शाखा में खुद के साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज कराई। साइबर टीम ने संबंधित बैंक से संपर्क कर लेन देन की विस्तृत जानकारी जुटाना शुरू कर दी है। इसके अलावा साइबर नोडल शाखा में गुरुवार को इसी तरह के 3 अलग अलग मामले सामने आए, जिसमें ठगों ने पीड़ितों को अपना परिचित बताकर विश्वास जीता और फोन पे, गूगल पे जैसे माध्यमों से करीब 55,000 रुपये ठगी कर दी। जिस युवक के द्वारा बालाघाट कोतवाली साइबर नोडल शाखा में अपनी शिकायत दर्ज करते हुए उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें उसके SBI नेट बैंकिंग का अकाउंट एक्सपायर होने की जानकारी दी गई और कहा गया कि उसे उक्त नंबर पर संपर्क करने पर उसे जल्द ही अपना आधार कार्ड व ATM कार्ड अपडेट करने के लिए कहा गया। इसके लिए उसे एक मैसेज में एक लिंक भेजी गई, जिस पर पीड़ित ने क्लिक कर आधार व पैन कार्ड अपडेट किया, साथ ही बैंक खाता क्रमांक दर्ज कर दिया। कुछ देर बाद एक बार के ही ट्रांजैक्शन में पीड़ित के बैंक खाते से 1,30,999 रुपये पार हो गए और युवक का खाता खाली हो गया। इसी तरह साइबर नोडल शाखा में शुक्रवार को एक साथ 3 पीड़ितों ने अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जानकारी के अनुसार तीनों पीड़ित जिले के अलग अलग तहसीलों के हैं, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उन्हें अनजान नंबर से कॉल आया, खुद को अपना परिचित बताकर रहा था। ठग ने पहले पीड़ितों को उनके परिचित व रिश्तेदारों के नाम बताकर विश्वास जीता, फिर पैसे ट्रांसफर न होने का बहाना बताकर पीड़ितों के बैंक खाता नंबर पूछा। इसके बाद फ़ोन पे व गूगल पे पर लिंक भेजी, जिस पर क्लिक करने के बाद पीड़ितों ने अनजाने में अपना UPI पिन दर्ज कर दिया और उनके खाते से पैसे कट गए। जब उससे इस बात की जानकारी लगी तो उनके खाते से इस प्रकार की प्रक्रिया करने से उनके खाते से पैसे कट गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ऑनलाइन ठगी हुई, जिस पर उन्होंने साइबर नोडल शाखा से संपर्क किया और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली के साइबर नोडल शाखा के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आवेदन लेकर खाते को होल्ड करने जैसी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत के द्वारा दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया गया कि अलग अलग तहसीलों से कुछ युवकों के द्वारा ऑनलाइन ठगी के आवेदन दिए गए हैं, जिस पर साइबर नोडल शाखा के द्वारा त्वरित आवेदन लेकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की है
कि किसी भी फेक कॉल और आए हुए मोबाइल पर लिंक को बिना सोचे समझे ना उठाए और ना ही क्लिक करें। किसी को भी यूपीआई पिन शेयर ना करें, क्योंकि अधिकतर जिले में ऑनलाइन ठगों के द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया कर लोगों के खातों से ऑनलाइन ठगी की जा रही है। इसलिए जितना हो सके इन सब प्रक्रिया से सतर्क और सावधान रहें। समलैंगिक विवाह कानून के विरोध में सकल हिंदू समाज और सामाजिक संगठनों के द्वारा शुक्रवार को सनातन सभा बालाघाट के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समाजजनों ने इस कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई की गई और टिप्पणी पर भी आश्चर्य जताते हुए चिंता व्यक्त की। सौंपे गए इस ज्ञापन में बताया गया कि मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही हमारा देश महान सांस्कृतिक व सामाजिक परंपराओं का प्रवर्तक रहा है। वह अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक मान्यताओं, धारणाओं और धरोहर के द्वारा समय समय पर प्राकृतिक मर्यादाओं की सीमाओं में अक्षुण्ण रखते हुए समूचे मानवीय मूल्यों के राह दिखाई है। भारतीय संस्कृति में विवाह एक संस्कार है। मानव जीवन को आगे बढ़ाने की प्राकृतिक रूप से महिला पुरुष की सहज देन है। समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाइयां परिवार का पोषण करना है, वंश वृद्धि करना है। यह विवाह का मूल्य अर्थ है जो समलैंगिकता में संभव नहीं है। यह एक मानसिक विकृति है। इसे कानून रूप देना भारत देश की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है। यह कानून परिवार की व्यवस्था पर कुठाराघात होगा। राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है जो स्थानीय कलेक्टर जी के माध्यम से दिया गया है। इस ज्ञापन का जो सार है वो ये है कि इस समय आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया है समलैंगिक विवाह को अनुमति देने का। तो उस संबंध में हमारी तमाम सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का ये कहना है कि समाज का ताना बाना नष्ट ना हो, इसलिए इस मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमारी श्रुति, स्मृति, पुराण, ये सारे जो ग्रंथ हैं इसमें विशेषकर जो श्रुति है वो कहती है ऋषि मुनियों के माध्यम से कि धन्यो गृहस्थ आश्रमः। गृहस्थ आश्रम जो है मनुष्य जीवन के कल्याण के 4 आश्रमों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, जिसमें पति पत्नी के रूप में स्त्री और पुरुष के विवाह संस्कार को ही मान्यता प्राप्त है। हमने कहा है कि वर्तमान में संसद में जो विशेष पीठ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के बारे में बात कर रही है, उस पर त्वरित रोक लगाई जाए और इसको संसद के हाथों में दिया जाए और वह निर्णय करे कि क्या होना चाहिए। वैसे देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ, विवाह अगर आप विज्ञान के रूप में देखें, एक साइंस स्टूडेंट के नाते, विवाह जो है वह संतति को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला एक संस्कार है। हमारे षोडश संस्कारों में भी इसका उल्लेख है और वहाँ पर निश्चित रूप से दो विपरीत तरीके से मिलन जो है वह अनिवार्य है। तो यह अप्राकृतिक कृत्य जो संविधान के विरुद्ध भी है और दूसरा ये है कि जो ये अप्राकृतिक कृत्य हमारा अदालत करना चाहती है वह समाज के पूरे ताने बाने को विकृत करने का है। आजकल लोग नशा करते हैं, गंदा साहित्य पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके कारण उनकी मानसिक विकृति आ जाती है। जन्म से कोई भी समलैंगिक नहीं है, अपनी विकृतियों के कारण समलैंगिक होता है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए जिले भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की आज 11वें दिन भी हड़ताल जारी रही। नगर के अंबेडकर चौक स्थित गार्डन में 18 अप्रैल से जारी इस हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संगठन के बैनर तले वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। इधर 850 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और विभिन्न अस्पतालों की व्यवस्था डगमगा गई। तो वहीं इधर संगठन के द्वारा मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने और प्रदेश संगठन के आह्वान पर 5 मई को भोपाल पहुंचकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अन्य राज्यों की भांति नियमित करने 5 जून 2018 की नीति लागू कर उसके अनुसार नियमित कर्मचारियों का न्यूनतम 90% वेतन व अन्य सुविधाएं आज दिनांक तक एरियर सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त संविदा कर्मचारियों को तत्काल लाभ देने के आदेश जारी करने, एनएचएम सपोर्ट स्टाफ को आउटसोर्सिंग से हटाकर तत्काल एनएचएम में वापस ले जाने और बीमॉक, लेखापाल, मलेरिया, एमपीडब्ल्यू व अप्रेजल से निष्कासित कर्मचारियों को तत्काल ही
एनएचएम में वापस जाने और पूर्व हड़ताल में कर्मचारियों पर दर्ज मामले वापस लिए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संविदा कर्मचारी पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। शासन स्तर से अभी कोई वार्ता नहीं हुई है। अभी मुख्य रूप से हमारी 26 तारीख को समस्त 52 जिलों के जिला अध्यक्ष और डीपीएम यूनिट के साथ में चर्चाएं हुई और सभी के विचार जाना गया। तो इस बार पूरा प्रदेश जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आर पार करने के मूड में है और 5 मई के आसपास भोपाल भरो की तैयारी चल रही है। जिले से भी सभी लोग जाने की प्लानिंग है। जिले में 831 संविदा कर्मचारी है और जिस दिन आह्वान होगा 5 या 6 मई के लिए तो पूरे 831 ट्रेन और बस के माध्यम से भोपाल जाएंगे। मुझे लगता है सरकार भी ध्यान देती उन्हीं पर है जो सरकार को हिलाने का मादा रखता है। और चूँकि आज तक हमने जितने आंदोलन लड़े तो कहीं ना कहीं हमारी क्रांति टीम जो है ये असफल रही है। तो उन्हीं असफलताओं को हमने मुख्य मुद्दा बना करके हम आर पार के मुद्दे पर नई कार्यकारिणी के साथ पुनः एक बार हड़ताल के लिए आंदोलित हुए। इसी तरह वाराणसी के भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों हड़ताल पर जाने से वाराणसी सिविल अस्पताल सहित विकासखंड स्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई है। करीब 12 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मी वेतन विसंगति, नियमितीकरण जैसी अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभावित टीकाकरण कार्य व आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवा बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही। आपको बताया कि वाराणसी विकासखंड में करीब 67 संविदा स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं जिनके द्वारा नगर सहित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का संचालन किया जाता है। ऐसे में उनके हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। मुख्यतः जो हमारे मैदानी कार्यकर्ता जो है वो एएनएम है जो टीकाकरण में कार्य करती है। उनके कारण से टीकाकरण में थोड़ी परेशानी होती है, परंतु हमने अभी नियमित जो हमारे कार्यकर्ता जो है उनसे हम अभी काम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा परेशानी तो होती है। सर करीब कितने कर्मचारी आपके हड़ताल पर होंगे? हमारे यहाँ कुल 67 कर्मचारी हड़ताल पे वाराणसी विकासखंड। हाँ, जो एनएचएम के तरफ से जो पोस्टेड है 67 कर्मचारी है। स्वास्थ्य सेवाएं ऑफिस से संबंधित है, कुछ जैसे पेमेंट से संबंधित जो कंप्यूटर चलाते हैं उन लोगों के से थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, बाकी उनके जगह पे कई दूसरे लोगों से करवा रहे हैं। बीते दिनों से हो रही बारिश ने अब शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि नगर पालिका के द्वारा पानी निकासी की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण निचले क्षेत्र में रह रहे लोगों को बारिश से हो रही परेशानी, उनके घरों में पानी घुसने लगा है। ताजा मामला वार्ड क्रमांक 10 के दरी तालाब के घोड़े वाली गली का है, जहां 27 और 28 अप्रैल की रात्रि में हुई बारिश से वार्ड वासियों के घरों में पानी घुस गया, जिससे वार्ड वासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेमौसम हो रही बारिश से अब शहर में वार्ड वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश हो रही है और नगरपालिका के द्वारा पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं करने के कारण बेमौसम बारिश से वार्ड में जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है और जल भराव होने से पानी वार्ड वासियों के घरों में जा रहा है। ऐसा ही ताज़ा मामला वार्ड क्रमांक 10 का है, जहां 27 व 28 अप्रैल की रात्रि में हुई बारिश से लोगों के घरों में पानी चला गया, जिससे वार्ड वासियों के द्वारा नगरपालिका से मांग की गई कि वार्ड में पक्की नाली का निर्माण कर पानी निकासी की व्यवस्था करे, अन्यथा अभी तो थोड़ी ही बरसात हुई है, यदि मानसून आया तो उन्हें बरसात के समय में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जबकि उनके द्वारा इसके पूर्व भी जल भराव की समस्या को लेकर नगरपालिका में आवेदन दिया गया, किंतु उनकी समस्या पर नगरपालिका के द्वारा आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी इस समस्या को लेकर नगरपालिका के द्वारा उनकी सीएम हेल्पलाइन को भी कटवा दिया गया, पर उनकी समस्या आज भी जैसी कि वैसे ही बनी हुई है। ये मतलब जफर भाई के घर से लेके पूरे वहाँ तक के यानी रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे की पट्टी तक के पूरा पानी भरा हुआ था और निकासी का कोई साधन ही नहीं है। यहाँ पर आए दिन जब भी बारिश होती थी ये माहौल हमेशा बने रहता है। यहाँ तक कि जफर भाई के घर में उस दिन पूरा पानी घुस गया था, आने जाने के साधन अवरुद्ध हो चुके थे उनके घर के। कितने घरों में पानी घुस गया था? पानी क्या, ये पूरी लाइन में पानी घुस जाता है यहाँ की। तो ये क्या कारण क्या लग रहा है? कारण क्या है, नालियों की निकासी ठीक नहीं है और नाली बनेंगी तो उसके बाद में उसका कोई ना कोई हल निकलेगा। नाली के बाद में हर बार यही प्रॉब्लम आ रही है। इसमें क्या नाली बनाई है, रोड नीची है तो नहीं, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ की। अच्छा, तो आपने कभी बोले नहीं कि नगरपालिका प्रशासन? नगरपालिका प्रशासन कई बार बोले, इसके पहले अपने अध्यक्ष महोदय के भी आके गए, देख के गए सब चीज़ें,
बारिश के टाइम पे। हालत ये था कि यहाँ से चलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, इतना पानी भर जाए। बेचारे इनका तो यहाँ से कब क्या हो, अब हमको उस तरफ जाना पड़ता है बम्बाउल के लिए, अब अपना रास्ता यही जाने का, यही रास्ता है जाने का अपना। मगर यहाँ से क्या है कि अपन जा नहीं सकते बारिश में पानी में। और इसके अलावा क्या है कि इतनी बेहिसाब गंदगी है कि तादाद से ज़्यादा आदमी चल नहीं पाता। और इसके लिए कई बार नगर पालिका को जाके रिपोर्ट भी दी गई है, बताया भी गया है, अध्यक्ष महोदय आके देख के भी गए हैं। बल्कि लड़कों को भी मैंने बोला भी बीच बीच में तुम लेके आ जाओ भैया अध्यक्ष महोदय को, अभी बारिश नहीं हुई थी यहाँ रोड में पानी आ जाता है पूरा, तो यहाँ से जा नहीं सकता आदमी। कल रात के बहुत जर्जर हालत है, नालियाँ ही नहीं है यहाँ फिलहाल में। और बहुत यानी जब भी बारिश होना है तो हमको पैंट ऊपर करके पानी नहक के जाना है। गाड़ी यानी घुटने भर पानी तो घर के अंदर तक सीढ़ियों तक आ जाता है पूरा पानी। कोई निकासी का कोई समाधान ही नहीं हो रहा है। कई बार नगर पालिका अमला आया यहाँ, आके देख के गया, निरीक्षण करके गया, उसके बाद में भी यहाँ कोई देख रेख कुछ नहीं है। और मच्छर इतने परेशान करते हैं, सब गंदगी होती है तो इस वजह से बच्चे भी फिर बीमारियाँ, मच्छर ने तो बेतहाशा बीमारियाँ पैदा। अभी नगर पालिका के द्वारा नाप वाप सब हो गए नाली के, रोड के, उसके बाद भी काम का कोई पता है ही नहीं। आके देखते हो जाते हैं, उसके बाद नहीं आते दोबारा। कभी गहरीकरण हुई कि नाली का? नहीं, नाली बाकी नहीं बनाना अपने को दोनों तरफ से। अच्छा।